हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू टॉपर्स अड्डा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी चर्चा में चंद्रयान मिशन चल रहा है, चंद्रयान 3 की बातें चल रही हैं और इससे संबंधित एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा लेट हुआ, ये 23 अगस्त को आ जाना चाहिए था, किंतु व्यस्तता और कार्य विविधता के कारण मैं थोड़ा सा देरी से आपके समक्ष यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये वीडियो मास्टर वीडियो होगा। आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद एक भी क्वेश्चन चंद्रयान 3 से या चंद्रयान 2, चंद्रयान फर्स्ट या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जो भी मैं मिशन आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा, उनसे कोई भी एक क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, बाहर से नहीं आएगा। बस अंतिम तक आप वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चंद्रयान 3 की, फिर हम लोग बात करेंगे चंद्रयान 2 की, फिर हम लोग बात करेंगे चंद्रयान 1 की, फिर इसके बाद हम लोग चंद्रयान 4 की भी बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है चंद्रयान 4, इस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अन्य फैक्ट्स पर हम लोग बात करेंगे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। सबसे पहले दोस्त, अगर हम बात करें कि चंद्रयान मिशन, चंद्रयान जो मिशन है इसकी प्रारंभिक शुरुआत यानी कि शुरुआत ही कहाँ से हुई थी, तो ये वर्ष 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी। चंद्रयान मिशन कब शुरू किया गया था, तो 15 अगस्त 2003 को शुरू किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा यह कार्य शुरू किया गया था। इसके लिए आपको वर्ष 2003 विशेष तौर पर याद रखना होगा। आगे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री यानी वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 23 अगस्त की तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है और ये घोषणा भी कर दी गई है। अब यह 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में जाना जाएगा। आगे आते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मेन जो डेडिकेटेड वीडियो है वो चंद्रयान 3 के लिए है। इस पर हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, अलग अलग समय पर पूछूंगा, लेकिन सभी के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। मुझे ये बात पता चल जाएगी कि आप कितने सीरियस हैं आप अपनी पढ़ाई को लेकर, और विशेष तौर पर हमने जितनी मेहनत की है इस वीडियो के लिए, क्या आप भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं इसके फैक्ट्स को पढ़ने के लिए या नई खोज करने के लिए, अपने परीक्षा के लिए कितने सीरियस है, ये तमाम चीज़ें हमको देखना है। उसके बाद हम आने वाले समय में बहुत ही शानदार जो स्टडी मटेरियल है वो आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चंद्रयान 3 की बात करने वाले हैं। तो चंद्रयान 3 में अगर हम बात करेंगे कुल लागत कितनी हुई थी, तो देखिए चंद्रयान फर्स्ट में कम लागत आई, चंद्रयान सेकेंड में ज़्यादा लागत आई और चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 से भी कम लागत लगी। इसकी जो लागत है वो 615 करोड़ रुपए अप्रॉक्स है, यानी 610 से 615 करोड़ रुपए का लगभग इसमें लागत है, वो लगा चंद्रयान 3 के मिशन में। कहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया था, तो लॉन्च किया गया था इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कब इसने उड़ान भरी थी, तो इसकी उड़ान की जो तारीख है वो है 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई को इसने उड़ान भरी थी। एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसके बाद हम टाइम पर अगर बात करें तो 2:35 दोपहर में 2:35 में 14 जुलाई को इसने उड़ान भरी थी। किसने? चंद्रयान 3 ने। अब इसका जो स्पेस क्राफ्ट था यानी कि जो वाहन था वो कौन सा था, तो ये था LVM-3M4। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। जो अंतरिक्ष यान था, जो हमारा स्पेस क्राफ्ट था, वो LVM-3M4 था और जिसको हम लोग बाहुबली के नाम से भी जानते हैं और मोटा व्यक्ति यानी फैट मैन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ध्यान रखिएगा, बाहुबली नाम स्पेस क्राफ्ट को दिया गया है और इसी को हम मोटा व्यक्ति भी कह रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इसका जो वजन है वो 3900 किलोग्राम है, 3900 किलोग्राम का वेट है इसका, इसलिए हम लोग इसको मोटा व्यक्ति या बाहुबली के नाम से भी संबोधित कर रहे हैं। आगे आते हैं, ये आप देख सकते हैं, अभी मैं एक एक पार्ट बताऊंगा आपको, आप चिंता ना करें। इस तरह से लॉन्च किया जाता है। इसके बाद हम समझते हैं कि जो हमारा चंद्रयान 3 था इसमें क्या क्या स्टेप हुए हैं, कि किस स्टेप से ये आगे बढ़ा है और अंततः जाकर ये चंद्रमा के हमारे दक्षिणी ध्रुव पर जाकर इसने लैंड कर दिया है। और ऐसा करने वाला भारत के ही नहीं विश्व के इतिहास में एक पहला देश बना है भारत। इसने पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। साथियों, सबसे पहले देखा आपने 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था। अब इसका कार्यक्रम शुरू हुआ 15 जुलाई से 25 जुलाई
तक इसने पृथ्वी की ऑर्बिट को पूरा किया। इसने ये जो 10 दिन का टाइम था, इसमें इसने पृथ्वी की ऑर्बिट को पूरा किया। पृथ्वी के ऑर्बिट को पूरा करने के बाद 25 जुलाई के बाद यह अपना रूट चेंज करता है, और रूट चेंज करने के बाद यह आगे बढ़ता है चंद्रमा की ओर। जब चंद्रमा की ओर जाता है तो इसने आगे चलकर स्पेसक्राफ्ट को इजेक्ट किया। हर ये सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया था, स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें यूज़फुल हैं वो ऊपर जाएंगी और जो यूज़फुल नहीं है वो इजेक्ट की जाएंगी, वो छोड़ दी जाएंगी। तो स्पेसक्राफ्ट को इसने इजेक्ट किया और ये जाकर पहुंचता है ट्रांसलूनर ऑर्बिट में। ये यहाँ पर हमारे ट्रांसलूनर ऑर्बिट के पास पहुंचता है और इसके बाद 5 अगस्त की तारीख है जब ये लूनर ऑर्बिट पर पहुंच जाता है। 5 अगस्त की तारीख को लूनर ऑर्बिट पर यह पहुंच जाता है और अपना कार्य शुरू कर देता है। बहुत विशेष तथ्य बताने वाला हूं, क्योंकि ऑर्बिटर जो कि चंद्रयान 2 में यूज किया गया था, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर का यूज नहीं किया गया है। वो हम बात करेंगे क्यों नहीं किया गया और उसके जगह पर क्या किया गया, तमाम बातें करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि यह 14 जुलाई को उड़ान भरता और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए अंततः वह दिन आता है जिस दिन के लिए मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, यानी वही तारीख 23 अगस्त की जिस दिन यह जाकर भारत का तिरंगा साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर जाकर फहरा देता है, और उसी दिन पूरे विश्व में पहला इतिहास भारत बना लेता है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो महत्वपूर्ण तारीख है वो 23 अगस्त की तारीख है, शाम 6:05, जब पूरा विश्व टकटकी लगाए हुए देख रहा था कि आखिर क्या होता है, क्योंकि चंद्रयान 2 आंशिक रूप से सफल हुआ था, असफल नहीं हुआ था वह। हम मानते हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 98% सफल हुआ था चंद्रयान 2 का मिशन। क्यों हुआ था वो भी बात करूंगा, जस्ट थोड़ा सा आगे आप चलिए चंद्रयान 2 वाले पार्ट में। पहले समझते हैं कि 23 अगस्त को शाम 6:05 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसने सॉफ्ट लैंडिंग की, और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश भारत बना है। प्रश्न बहुत सारे बनेंगे इससे, आप बस बने रहिए, फैक्ट्स आप नोट डाउन करते रहिए। ध्यान रखिएगा, ये जो चंद्रयान 3 था, इसका लैंडर जो था इसका नाम दिया गया था विक्रम। ध्यान रखिएगा, जो लैंडर था इसका नाम दिया गया था, ये है आपका लैंडर, ये आप देख रहे हैं, ये है आपका लैंडर, ये देख रहे हैं आप, ये है आपका लैंडर। इसका नाम क्या दिया गया था डियर, इसका नाम दिया गया था विक्रम। इसमें 4 पेलोड लगे हुए हैं, यही 4 पेलोड क्या करेंगे, इसको जाकर एक तरह से सॉफ्ट लैंडिंग प्रदान करेंगे, यानी सॉफ्ट लैंडिंग करने में मदद करेंगे। इसके अलावा क्या था, रोवर था, तो रोवर का कार्य क्या है, रोवर का कार्य है 6 पहिए वाला रोबोटिक वाहन है। यह चलेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है चलना, बहुत ही मुश्किल भरा काम है। ये रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा मिशन चंद्रयान 2 था उसका लैंडर भी विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है, तो दोनों के लिए भी ये नाम दोनों यूज किए जा सकते हैं। देखिए, जो प्रज्ञान है यानी रोवर है, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये 6 पहिए वाला एक रोबोटिक वाहन है। आपने बचपन में छोटी छोटी गाड़ियां देखी होंगी, छोटी छोटी 4 व्हीलर देखा होगा, 6 व्हीलर शायद ही देखा होगा, पर इमेजिन कर लीजिए कि 6 व्हीलर है। आगे आकर हम फोटो दिखाएंगे। इसके अलावा जो इंजन था, उस इंजन का यानी चंद्रयान 3 का जो इंजन था, उस इंजन का नाम दिया है विकास नाम दिया गया है। तो एक फैक्ट आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो लैंडर है, इसी में क्या है, रोवर है, इसी में क्या है, रोवर है। आगे हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये हो गया आपका लैंडर, ये लैंडर है, और इसी से ये देखिए आपको ये गाड़ी दिख रही होगी, ये है रोवर। ठीक है, तो लैंडर के अंदर से रोवर निकलकर ये चंद्रमा की सतह पर अब आएगा और अपना विचरण शुरू कर देगा। यहाँ पर घूमेगा, सब जगह जाएगा, यहाँ पर जाकर वो क्या करेगा, यहाँ के तमाम संरचनाओं के बारे में, रासायनिक और अन्य गुणों के बारे में यह जानकारी प्रदान करेगा, जिससे हमें आने वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई खोज और अनुसंधान करने में सफलता मिलेगी और सहायता भी मिलेगी। तो ये आपने देख लिया, ये लैंडर, और ये हो गया आपका रोवर। आगे आइए, ध्यान रखिएगा, जो चंद्रयान 3 था वो कहां पर लैंड किया है, तो यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 70 डिग्री अक्षांश पर इसने लैंड किया है। कहां पर, 70 डिग्री अक्षांश पर इसने लैंड किया है। वहां पर क्या विशेष है, वहां पर -230 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। टेम्परेचर माइनस में है दोस्त, ऋणात्मक है 230 डिग्री सेल्सियस।
आपका, आप अंदाज़ा लगाइए, आपके घर में एक फ्रिज होगा, फ्रिज में एक फ्रीजर पार्ट होता है जो बहुत ज़्यादा ठंडा करता है। उसकी लगभग अगर हम सेल्सियस में बात करें तो वो लगभग ऐसा है कि 18 या 15 या 10 डिग्री सेल्सियस में वो चलता है, या बहुत मान लीजिए तो 5 डिग्री सेल्सियस में वो चलता है। लेकिन आप कल्पना करिए कि -230 डिग्री सेल्सियस उस जगह पर जाकर इसने लैंड किया है जहां पर बर्फ के अलावा और कुछ आपको मिल ही नहीं सकता। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे बात करूंगा। चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग पॉइंट है उसका नाम रखा है शिव शक्ति। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चंद्रयान जिस जगह पर लैंड हुआ उसको शिव शक्ति नाम दिया गया है। लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि चंद्रयान 3 को किस जगह पर लैंड करना था, तो लूनर साउथ पोल पर इसको लैंड करना था, जो कि एग्जैक्ट सही जगह पर लैंड किया है। दोनों ही नाम आपको याद रखने होंगे। अब देखते हैं भाई इसका कार्य क्या है, ये क्यों गया चंद्रयान 3 जो है, ये मिशन क्यों गया है चंद्रमा पर। तो देखिए, एक तो चंद्रमा की सतह पर जो भी तत्व हैं, जो भी कण हैं, जो भी रासायनिक, जो भी केमिकल्स हैं, उनको ये क्या करेगा, उनकी जानकारी इसरो तक पहुंचाएगा। खनिज लवण वहां पर क्या है वो भी उनको वहां तक पहुंचाएगा। अब चंद्रमा की संरचना और उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं वो भी चंद्रमा तक पहुंचाएगा, जिससे भविष्य में चंद्रमा की संरचना का बेहतर अध्ययन करना संभव हो, आसान हो। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए, जहां से हम ये बात कर रहे थे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए अभी तक जितने भी देश ने चंद्रयान मिशन किया है वो भूमध्य रेखा के पास जाते हैं। इसलिए वहां पर जाते हैं क्योंकि वहां का वातावरण अनुकूल होता है, वहां पर सूर्य की रोशनी प्रॉपर आती है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी प्रॉपर नहीं पहुंचती है, वहां पर लगभग ऐसी स्थिति है, अंधेरा रहता है। इसलिए वहां पर जो सौर संचालित उपकरण हैं उनको चलाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। कहां पर, दक्षिणी ध्रुव की तरफ। बाकी इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो सब चीजें आपको संतुलित मिलेंगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी मिलता है वहां पर। आगे आते हैं। देखिए दोस्त, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो चंद्रयान 3 था इसमें इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग किया गया है। आपने यूनिट 7 में प्रीलिम्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यूनिट 7, उसमें आपने पढ़ा होगा एक सीटू इन सीटू। वहां से आप समझ सकते हैं इन सीटू जो प्रयोग है वो किस तरह का किया गया होगा। ज्यादा डिटेल में करेंगे तो ज्यादा वीडियो बड़ी होगी। अब देखिए, यहां पर चंद्रयान 3 का नेतृत्व किसने किया था, तो चंद्रयान 3 का जो नेतृत्व करता, जिन्होंने नेतृत्व किया था वो है ऋतु करिधल। ऋतु करिधल की चर्चा हम लोगों ने कई बार की है। ये उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ से संबंधित हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 की जो थीम थी वो साइंस ऑफ द मून, साइंस ऑफ द मून की थीम पर ये आधारित था चंद्रयान 3 मिशन। यहां से कुछ फैक्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अब ये चंद्रयान 3 के जो परियोजना निदेशक थे ये थे पी वीरा मुथुवेल, इनको परियोजना का निदेशक बनाया गया था। ये फैक्ट आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। के सिवान, जो कि आप जानते हैं कि चंद्रयान 2 मिशन के बाद काफी व्यथित थे, काफी दुखी थे, इन्होंने यानी कि वैज्ञानिक डॉक्टर के सिवान ने सॉफ्ट लैंडिंग, जो अंतिम में सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया होती है, जो लास्ट में, उसी को इन्होंने कहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है और इसे आतंक के 15 मिनट जैसा शब्द का प्रयोग किया है के सिवान ने। यानी कि जो सॉफ्ट लैंडिंग होती है इसको आतंक के 15 मिनट कहा है किसने, के सिवान जी ने। ये कैसे, देखिए जो आतंक के 15 मिनट है ना, इसमें 4 महत्वपूर्ण चरण होते हैं। 4 महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा स्पेसक्राफ्ट ऊपर जाता है, स्पेसक्राफ्ट ऊपर जाएगा, इसके बाद वो उस दिशा की ओर जाएगा जिस दिशा की ओर उसको कूच करना है, यानी जहां पर उसको लैंड करना है। इसके बाद क्या होगा कि जब वो उसके नजदीक पहुंचेगा, यानी कि मानते हैं चंद्रमा के नजदीक पहुंचेगा, जब ये चंद्रमा के नजदीक पहुंचेगा तो ये लास्ट का जो स्टेज है, क्योंकि इसकी जो रफ्तार है वो कितनी होगी आप कल्पना करिए, बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जाता है। अब इसी को एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर जाकर अपनी गति को नियंत्रित करना होता है और उस गति को नियंत्रित करके सॉफ्ट लैंडिंग करना। देखिए, सॉफ्ट लैंडिंग को आप बहुत ही आसान भाषा में अगर समझें तो आपने देखा होगा, मान लीजिए कि किसी ऊंची जगह से आप नीचे की ओर जंप करते हैं, तो जंप करते समय अचानक से एक झटका लगता है। जैसे आप समझिए एरोप्लेन ने लैंड किया, जब एरोप्लेन लैंड करता है तो जैसे आप देखेंगे वो सरफेस पर आएगा
तो एक झटका सा लगता है, महसूस होता है यात्रियों को। तो वो झटका जो लगता है ना, उसी को हम सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। जितनी ज़्यादा सॉफ्ट लैंडिंग होगी उतना कम झटका लगेगा, और जितनी तेज लैंडिंग होगी उतना ज़्यादा झटका लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे कम लगना चाहिए, क्या, झटका लगना चाहिए, जिसे हम सॉफ्ट लैंडिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया होगा। आपने बचपन में एक खिलौने के तौर पर या प्लेग्राउंड में आपने जो वो फिसल पट्टी होती है वहां पर फिसला भी होगा आप लोगों ने, सब नीचे जाते हैं तो थोड़ा झटका लगता है। उसी तरह से आप सॉफ्ट लैंडिंग को समझते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग यानी कि जो आतंक के 15 मिनट है, इनमें 4 चरण जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इनमें क्या क्या कार्य किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो चरण होता है उसे रफ ब्रेकिंग स्टेज कहते हैं, यानी गति का नियमन। देखिए, इसमें क्या किया गया है कि जो हमारी स्पीड है, जो हमारी गति है, उसको नियंत्रित किया जाता है। इसमें लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम करना होता है, जितना कम से कम संभव हो। यानी कि उसकी गति को न्यूनतम गति प्रदान करना, यानी कि एकदम जीरो तो नहीं कहेंगे क्योंकि जीरो आगे होगा, तो जितनी कम से कम हो सकती है उतनी कम से कम गति कर देनी चाहिए, जिससे वहां पर क्या है कि किसी भी तरह का कोई जो क्रैश है, इस तरह की कोई संभावना ही ना रहे। तो समझिए, पहला चरण होता है इसकी वेग को कम करना। दूसरा चरण होता है लैंडर को कुछ सेकंड तक होल्ड करना। देखिए, लैंडर को क्या करते हैं, पहले हम जाकर ऊपर ले जाते हैं, इसके बाद हम इसकी गति को नियंत्रित करते हैं, पहला चरण। दूसरा चरण ये होता है कि इसको कुछ सेकंड तक होल्ड किया जाता है, यानी कि स्टिल किया जाता है, और वहां से फिर ये अपनी दिशा को परिवर्तित कर सकता है, यानी ये अपने दिशा का जो भी आवश्यक दिशा है उस पर ये मूव कर सकता है, जा सकता है। तो दूसरी स्थिति है लैंडर को कुछ सेकंड तक के लिए होल्ड करना, ठीक है। तीसरा, जिसे हम फाइन ब्रेकिंग स्टेज कहते हैं, यह लगभग 175 सेकंड तक पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर स्थिति में होता है। यहां पर लगभग गति शून्य होती है, या फिर हम कहें तो नाम मात्र की होती है, जहां पर किसी भी तरह का कोई क्रैश होने का या किसी भी तरह का कोई झटका लगने का कोई संभावना नहीं रहती है। तो समझिए, यहां पर आप समझिए, ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल होता है, मतलब सीधे सीधे। अब आप समझिए, जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर यहां पर समझते हैं, जैसे मान लेते हैं एक सेकंड के लिए ये चंद्रमा है। अब यहां से एक लैंडर आ रहा है और ये लैंडर जाएगा, तो ये लैंडर को ऊपर की ओर जाना है, और ऊर्ध्वाधर दिशा का मतलब है कि ये सीधी स्थिति में खड़ा होगा, और सीधी स्थिति में खड़ा होगा। ये तीसरा स्टेज है जहां पर गति लगभग शून्य होगी या नाम मात्र की होगी। चौथा, बहुत महत्वपूर्ण अंतिम चरण, टर्मिनल डिसेंट के नाम से इसको जाना जाता है, और यह अंतिम रूप से स्पेसक्राफ्ट को पूर्णतः लंबवत उतारना होता है। यानी कि ये हमारा लैंडर गया है, ये गया तीसरे पॉइंट में फाइन ब्रेकिंग में, और इसके बाद ये फोर्थ जब स्टेज में जाएगा तो ये सीधे ऊपर जाकर और सीधे नीचे की ओर लैंड करेगा। और यहाँ पर लैंड करने का कार्य कौन करेगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लैंड करेगा कौन, लैंडर। लैंडर क्या करता है, लैंड करता है, और फिर इसके बाद जब लैंडर लैंड कर देता है, यहां पर आप देख सकते हैं, लैंडर जब लैंड कर देता है, इसके बाद जो रोवर है, रोवर जाकर फिर अपना कार्य शुरू करता है। रोवर का नाम आपने जाना, प्रज्ञान नाम का रोवर है। देखिए, ये है लैंडर, ये आपको यहाँ पर सॉफ्ट जो लैंडिंग करने के लिए इसको इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। ये जाकर लैंडर क्या करेगा, चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के साथ यह अपने यहाँ से रोवर को बाहर निकालेगा। ये रोवर को यहां से बाहर निकाल दिया, ये जाकर चंद्रमा की सतह पर निकल गया। अब ये चंद्रमा की सतह पर जाकर रोवर क्या करेगा, विचरण करेगा, और रोवर में हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं, कैमरा लगाए गए हैं, ये तमाम जो हमारी तकनीक का जो प्रयोग किया गया है, और ये जाकर क्या करेगा, चंद्रमा की सतह से विभिन्न संरचनाओं और रासायनिक कणों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, किसको, इसरो को, जिससे आने वाले दिनों में जो संभावनाएं हैं चंद्रमा की वो बढ़ जाएं, वो प्रबल हो जाएं भारत के दृष्टिकोण से। आगे आइए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखते हैं हम लोग, जानते हैं कि आखिरकार ये जो हमारा चंद्रयान मिशन था, इसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं या इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, ये प्रोपल्सन मॉड्यूल, देखिए ध्यान से समझिए, एक बात और आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो हमारा चंद्रयान 2 था वो भी 3 मॉड्यूल पर था। 3 मॉड्यूल का मतलब ये है कि पहला मॉड्यूल था ऑर्बिटर था उसमें, दूसरा था रोवर या लैंडर, समझ लीजिए रोवर या लैंडर, तीसरा था लैंडर, ठीक है। तो देखिए, 3 मॉड्यूल पर ये भी था चंद्रयान 2, जिसमें ऑर्बिटर था, रोवर था और लैंडर था।
किंतु चंद्रयान 2 आंशिक रूप से सफल हुआ था। देखिए हुआ क्या था, चंद्रयान की बात अब थोड़ा सा कर ही लेते हैं। चंद्रयान 2 में हुआ क्या था कि चंद्रयान 2 में सारी चीजें बढ़िया हुई, सब कुछ ठीक हुआ था, लेकिन इसने अपने सही दिशा में जिस जगह पर इसको लैंड करना था उस जगह पर लैंड नहीं करके दूसरी जगह पर लैंड कर गया था, जिस कारण ये क्रैश हो गया था। तो हमारा काम तो पूरा हो गया था, सिर्फ लैंडिंग प्रोसेस नहीं हो पाई थी, बाकी सारा काम सक्सेस हो गया था। इसलिए हमने कहा था 98% सक्सेस था, आंशिक रूप से हमने इसीलिए इसको सफल कहा था। अब देखिए इसमें जो ऑर्बिटर प्रयोग किया गया था वो ऑर्बिटर हमारे चंद्रयान 3 के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। देखिए ऑर्बिटर और लगातार चंद्रमा की परिक्रमा में लगा हुआ था, वो लगातार अपने कार्य में लगा हुआ था और वहां से अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग संरचनाएं इसरो तक भेज रहा था, जिससे इसरो को और आसानी हुई चंद्रयान 3 को लैंड करने में, क्योंकि पहले से ही बहुत सारी जानकारियां जो थी वो ऑर्बिटर ने पहले से भेज दी थी इसरो को, और जिसमें इसरो को अनुसंधान करने में आसानी हुई। और जब इसरो ने इसको आसानी के साथ अनुसंधान कर लिया तो चंद्रयान 3 को आराम से बहुत आसानी के साथ इसने लैंड किया। कहां पर? चंद्रमा पर, चंद्रयान 3 को। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा चंद्रयान 2 जो था उसमें 3 मॉड्यूल थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। किंतु ऑर्बिटर का प्रयोग हम लोग ऑलरेडी से कर रहे थे, हमारा जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो कार्य था वो पहले से ही हमारा चल रहा था, किसका? ऑर्बिटर का। तो यहाँ पर ऑर्बिटर की जरूरत नहीं पड़ी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं था? तो ऑर्बिटर नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, जो कि चंद्रयान 2 में था। देखिए ये प्रोपल्सन मॉड्यूल, पहली बार स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल यूज किया गया था ऑर्बिटर की जगह पर। तो ऑर्बिटर की जगह पर क्या यूज हुआ था? प्रोपल्सन मॉड्यूल, जो कि स्वदेशी निर्मित था या स्वदेशी था। देखिए प्रोपल्सन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी की स्पेक्ट्रल उत्सर्जन के अध्ययन के लिए, ध्यान रखिएगा ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो यंत्र या जो इक्विपमेंट्स यूज किए गए थे, जो तकनीक प्रयोग की गई थी वो की गई थी शेप, यानी SHAP। अब याद ध्यान रखिएगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है प्रोपल्सन मॉड्यूल या फिर चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी की स्पेक्ट्रल उत्सर्जन के अध्ययन के लिए कौन सा यंत्र लगाया गया था या कौन सी तकनीक प्रयोग की गई थी। तो आप बता सकते हैं स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। इसका मतलब ये होगा, यहां से शेप, ये इसके लिए प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, तापीय चालकता और तापमान मापन उपकरण जो था चेस्टी, इसका भी प्रयोग किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चेस्टी का मतलब है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब चेस्टी का मतलब हो गया, इसका मतलब चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये इसका मतलब हो गया। अब देखिए चंद्रमा की भूकंपीय गतिविधि सूचक यंत्र, यानी चंद्रमा पर जिस जगह पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड करेगा वहां पर किसी भी तरह का कोई भूकंप की जैसी संभावना तो नहीं है। इसके लिए जो यहाँ पर लगाया गया था उपकरण, इल्सा उपकरण यहाँ पर लगाया गया था, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, इसका फुल फॉर्म ये है। अब देखिए प्लाज्मा घनत्व और इसके स्वरूप को जांचने के लिए एक और उपकरण प्रयोग में लाया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं LP, यानी लैंग्यूमियर प्रोब, इसका फुल फॉर्म होगा। आगे आते हैं, चंद्रमा की सतही संरचना को जांचने के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चंद्रमा की सतही संरचना को जांचने के लिए जिस उपकरण का, जिस तकनीक का प्रयोग किया गया था वो है अल्फा पार्टिकल्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको शॉर्ट में APX कहा जा सकता है। दूसरा है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी इसको LIBS के नाम से हम डिनोट कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, इंजन की बात करते हैं। जो चंद्रयान 3 का जो प्रमुख रॉकेट इंजन था, इसका नाम CE-20 था, ये क्रायोजेनिक इंजन था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं, जो हम मॉड्यूल की बात कर रहे थे, जो 3 मॉड्यूल की हम बात कर रहे थे, वो 3 मॉड्यूल यहाँ पर प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल। अब इनमें से हम ये समझते हैं कि प्रोपल्सन मॉड्यूल और ये जो हमारा लैंडर मॉड्यूल है और जो रोवर मॉड्यूल है, ये क्या करेगा। तो देखिए विशेष तौर पर जो हमारा प्रोपल्सन मॉड्यूल है, ये सबसे ऐसा कह सकते हैं कि पहला हिस्सा होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि पहला हिस्सा होता है, ठीक है, मान सकते हैं हम इसको पहला हिस्सा। दूसरा जो लैंडर मॉड्यूल होता है, इसको हम दूसरा हिस्सा मान सकते हैं।
दूसरा हिस्सा, और जो तीसरा हिस्सा रोवर होता है ये हमारा मेन तीसरा हिस्सा होता है। कार्य क्या होता है इसका, तो जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है ये अंतरिक्ष यान को उड़ने में सहयोग करता है, उड़ान भरने में ये सहयोग करता है। कौन? प्रोपल्सन मॉड्यूल। डबल इंजन, पहली बार में क्या था, ईंधन कम था, बहुत सारे सुधार किए गए थे। चंद्रयान 2 की सफलता के बाद काफी प्रयास किया गया था कि चंद्रयान 3 सफल हो, इसके लिए इसकी जो संभावनाएं थी और प्रबल की गई थी, इसकी जो क्षमता थी उसको भी बढ़ाया गया था। तो जो फ्यूल्स था, ये तमाम जो इंजन थे, ये बहुत ही हाईटेक यूज किए गए थे इस बार, जिससे कोई दिक्कत ना आए। तो जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है ये हमारे यान को ऊपर उड़ने में मदद करता है, यानी अंतरिक्ष यान को ऊपर उड़ाने में मदद करता है। लैंडर मॉड्यूल जो होता है, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा की सतह पर कौन उतरा, तो लैंडर, किसने लैंड किया, तो लैंडर उतरेगा। जो आपको हमने 4 आधार वाला एक संरचना दिखाई थी वो आपने देखी थी, वही है लैंडर। अब उसी लैंडर के अंदर से क्या निकलेगा, रोवर। रोवर का काम है चंद्रमा की सतह पर पहुंचते से ही बाहर निकलना और वहां पर मूवमेंट करना और वहां से जो चीजें हैं उसको कलेक्ट कर इसरो तक पहुंचाना। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। भारत ने अपना पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था। आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स पर, ये आपके लिए क्वेश्चन, आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स पर। भारत ने अपना पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था। अब ये फैक्ट है आपके लिए, चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती है, तो लगभग 1.28 सेकंड में ये पृथ्वी पर पहुंचती है, चंद्रमा से परावर्तित होकर रोशनी। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी बताइए कि कितनी दूरी है, तो ये लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है। कहाँ? चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बताइए, तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है अपेक्षाकृत अर्थ यानी कि पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है, 1/6 है। और चंद्रमा का व्यास बताइए, तो 3,475 किलोमीटर जो है चंद्रमा का व्यास है। दोस्तों इतने फैक्ट्स एक साथ अभी तक कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसीलिए हमने इसको मास्टर वीडियो का नाम दिया था। अभी एक क्वेश्चन पूछा हमने, भारत ने अपना पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था, इसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर। अभी 2-3 और क्वेश्चन पूछूंगा मैं। आगे आइए, चंद्रमा की सतह का दृश्य भाग, यानी कि चंद्रमा की सतह का वह कितना प्रतिशत है कि हम देख सकते हैं, तो लगभग 59% का जो क्षेत्र है उसको हम देख सकते हैं, बाकी का क्षेत्र नहीं देखा जा सकता है। अब जो चंद्रमा है ये किसका प्राकृतिक उपग्रह है, ये सबको पता होगा, यह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। लेकिन एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सेलेनोलॉजी जो नाम है ये चंद्रमा के अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया जाता है साथियों। अब आगे आते हैं, हम लोग अंतरिक्ष मिशन की बात करते हैं भारत में। तो देखिए, सर्वप्रथम चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला मानव अंतरिक्ष यान कौन था, ध्यान रखिएगा, ये अपोलो 11 आपको काम आने वाला है। आगे मैं बताऊंगा कहां पर। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला मानव अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। ये अपोलो 11 ही था जो आगे जाकर एक इतिहास रचा है, और ये इतिहास आज भी कायम है। बताता हूं मैं वो कौन सा इतिहास था। देखिए, दूसरा है प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान। मानव रहित का मतलब है कि जिसमें मानव ना रहा हो। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा की सतह पर उतरा था, ये लूना 2 उतरा था। ये लूना 2 किस देश से संबंधित है, ये आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है, ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। अब आगे आइए, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रांग। ये थे पहले व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप बताइए विश्व की पहले अंतरिक्ष में पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम। विश्व के अंदर पूछ रहा हूं मैं, विश्व का वह पहला व्यक्ति जो सबसे पहले अंतरिक्ष पर पहुंचा था, उसका नाम कमेंट बॉक्स पर बताना है आपको। आगे आइए, मिशन चंद्रयान जो अभी हुआ है, इस समय भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पर थे। प्रश्न पूछा जा सकता है, चंद्रयान 3 मिशन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा पर थे, तो फ्रांस की यात्रा पर थे। ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए, ये है अपोलो 11। अपोलो 11 यहाँ पर ये व्यक्ति जो दिख रहे हैं, ये मुझे लगता है नील आर्मस्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति। अपोलो 11 की हम लोगों ने बात की थी, अपोलो 12 भी आ गया है। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था, अभी इस पर डिस्कशन कर ले, इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में इसरो ने चंद्र मिशन की सफलता के बाद आदित्य एल
1 सूर्य मिशन भी तैयार किया है और इसको 2 सितंबर को प्रक्षेपित किया जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, अभी तक नहीं मिला होगा आपको, ध्यान रखिए, इसको नोट डाउन करिए कि चंद्र मिशन की सफलता के बाद इसरो अगला कदम बढ़ाया सूर्य मिशन की ओर और आदित्य L1 जो था यह मिशन अब प्रक्षेपित करेगा कौन, इसरो, और एक नया कीर्तिमान सूर्य मिशन के लिए भी भारत का निश्चित तौर पर बनेगा। अब हम लोग आते हैं चंद्रयान 2 मिशन की बात करते हैं। चंद्रयान 2, देखिए चंद्रयान 2 में हुआ क्या था कि इसमें सबसे पहले जो लागत थी वो 960 करोड़ थी, जो कि चंद्रयान 3 से कम है। लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। ये स्थान जहां से इसको लॉन्च किया था ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। यान यानी कि कौन सा स्पेसक्राफ्ट था, तो ये GSLV MR3 था, ये भी ध्यान रखिएगा। लैंडर का नाम वही है विक्रम जो चंद्रयान 3 में है, रोवर का नाम वही प्रज्ञान जो कि चंद्रयान 3 का नाम है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसमें सितंबर 2019 में कुछ तकनीकी खामियों के कारण इससे जो संपर्क था इसरो का टूट जाता है, इसके लैंडर से जो संपर्क था इसरो का टूट जाता है और इसी कारण से इसको हम असफल कहते हैं। किंतु ध्यान रखिएगा यह आंशिक रूप से सफल था, क्योंकि मैंने इसकी वास्तविकता आपको बताई है कि अंतिम स्थिति में यह लैंड करते समय अपनी दिशा नहीं परिवर्तित कर पाया। और दिशा दरअसल है क्या, वहां पर गति को नियंत्रित करना पड़ता है, इसने अपनी गति को नियंत्रित नहीं किया। गति को नियंत्रित करना होता है तब जाकर ये जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो हो पाती है, लेकिन चंद्रयान 2 में गति नियंत्रण नहीं हो पाने के कारण वो अपनी गति नियंत्रित नहीं किया और सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल हुआ। मात्र सिर्फ लैंडिंग नहीं कर पाया था, बाकी सारा काम किया था चंद्रयान 2 ने। तो आंशिक रूप से यह सफल रहा है। ध्यान रखिएगा चंद्रयान 2 का जो अंतिम संपर्क पॉइंट था उसका नाम तिरंगा रख दिया गया है। जिस तरह से शिव शक्ति आपने पॉइंट देखा चंद्रयान 3 का, उसी तरह से जो तिरंगा है वो चंद्रयान 2 का अंतिम संपर्क पॉइंट का नाम रख दिया गया है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 2 की यह सफलता मात्र भारत के ही चंद्र मिशन की सफलता है, पूरे विश्व भर में तमाम देश जो हैं वो भी असफल हुए हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो लगातार चंद्र मिशन के लिए असफल हो रहे हैं या हुए हैं, लेकिन भारत ऐसा एकमात्र देश बना है जिसने असफलता के बावजूद अगला कदम उठाया और अगला कदम सक्सेस किया है। इतना ही नहीं, अभी मैं आपको यहीं पर बताता हूं। देखिए पिछले कुछ सालों में जो चंद्र मिशन असफल रहे उनमें से इजराइल का नाम आता है, भारत का भी नाम आता है, जापान का नाम और रूस का नाम क्यों आता है, क्योंकि हाल ही में लूना 25 मिशन असफल हो गया है। रूस का लूना 25 मिशन असफल हो गया है, ये आप जानते होंगे। लूना 25 अभी चर्चा में भी है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। भारत ने लगातार इतिहास बनाया है और असफलता चंद्रयान 2 की असफलता के बाद चंद्रयान 3 को सफल करने वाला भारत एकमात्र विश्व का पहला देश बना है। आगे आते हैं, हम लोग कुछ बात समझते हैं चंद्रयान 1 के संदर्भ में। लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र उसी जगह से। इसके यान का नाम PSLV C11 था। निर्माता इसरो, देखिए तीनों ही चंद्रयान का निर्माता इसरो ही है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा चंद्रयान 1 के नाम पर, यानी पहले चंद्रयान के नाम पर जो इतिहास है, जो रिकॉर्ड है, वो पूरे विश्व भर का पहला रिकॉर्ड है। इसने चंद्रमा पर पानी के अणु की खोज की थी। पानी के अणु की खोज का मतलब यह है कि चंद्रयान 1 ने ही यह बताया कि आखिर चंद्रमा पर पानी भी मिल सकता है या पाया जाता है। ये जानकारी किसने दी? ये हमारे चंद्रयान पहले मिशन ने हमको यह जानकारी प्रदान की है। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब आइए चंद्रयान 4 की बात करते हैं। चर्चा में चल रहा है चंद्रयान 3, किंतु हम लोग और अपडेट हैं, हम चंद्रयान 4 पर भी बात करेंगे। और चंद्रयान 4 से अगर कोई क्वेश्चन आता है वो भी हम लोगों से सही होगा, क्योंकि हम लोग अपडेट होते हैं, पर आर हम लोग अपडेट होते हैं, हर घंटे हम लोग अपडेट होते हैं। देखिए लुपेक्स का नाम दिया गया है, इसका चंद्रयान 4 है। ध्यान रखिएगा इसको 2024-25 में प्रक्षेपित करने की योजना है। जैसे चंद्रयान 3 को 2022 में ही प्रक्षेपित किया जाना था, कई कारणों से 2023 में किया गया। अब ल्यूपेक्स जो है चंद्रयान 4, इसका समय 2024-25 दिया गया है। और विशेष बात यह है कि भारत और जापान की अंतरिक्ष एजेंसियों के संयुक्त प्रयास से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। अब आपसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब चंद्रयान 3 जब सफल हुआ तो चंद्रयान 4 क्यों भेज रहे हैं हम? तो देखिए पहले हमने चंद्रयान 1 को भेजकर कुछ चीजें हासिल की, फिर हमने अगला प्रयास चंद्रयान 2 से किया,
असफल होने के बाद पूर्णतः असफल मतलब पूर्णतः सफल नहीं होने के कारण हमने चंद्रयान 3 किया। चंद्रयान 3 पूर्णतः सफल हुआ। चंद्रयान 3 में हम लोगों ने क्या किया था कि लैंडर और रोवर जो थे ये जाएंगे और लैंड करेंगे और रोवर जाकर विचरण करेगा, विचरण करके तमाम जानकारियां एकजुट करके हमें पहुंचाएगा। लेकिन जो हमारा चंद्रयान 4 मिशन है इसमें यह प्रयास किया जा रहा है इसरो के द्वारा, और जाक्सा जो है ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, ध्यान रखिएगा जाक्सा के नाम से इसको जाना जाता है, इसके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारा ये लैंडर और जो रोवर जा रहा है चंद्रमा की सतह पर, इसको वापस पृथ्वी पर लाया जाए, यानी कि यहां से ऐसी चीजें मंगाई जाएं जो वहां पर जाकर ही प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये जाएगा ल्यूपेक्स और वहां से पुनः पृथ्वी पर वापस आएगा। ये ध्यान रखिएगा। अभी जो हमारा चंद्रयान 3 गया है वो वहां से पूरी जानकारी हमें भेजेगा, किंतु ल्यूपेक्स जो चंद्रयान 4 है ये जाएगा भी और वापस इसको सही तरीके से पृथ्वी पर वापस लैंड कराया जाएगा, जिससे वहां के तमाम जो सैंपल हैं, जो वहां के रहस्य हैं, वो हमारे अंतरिक्ष एजेंसी को मिलेंगे, यानी हमारे इसरो को मिलेंगे, और तब जाकर भारत अब पृथ्वी के बजाय आकाश में भी, आसमान में भी अपना तिरंगा लहराने में सफल हो पाएगा। ध्यान रखिए इसका जो उद्देश्य है किसका, ल्यूपेक्स का, यह है चंद्रमा पर भेजना एवं सकुशल पृथ्वी पर वापस लाना। ठीक है, अब हम लोग कुछ बात करते हैं जो बहुत कॉमन परसेप्शन में बात है और कुछ क्वेश्चंस आपसे हम पूछेंगे जो आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है। देखिए सबसे पहले एक प्रश्न दिमाग में आता होगा कि आखिरकार क्या जरूरत है चंद्रयान या कोई भी मिशन इस तरह से करने की, हमारी आवश्यकता क्या है, फायदा क्या है, इससे क्या मिलता है। तो देखिए दोस्त, हम लोग प्रत्यक्षतः कोई आर्थिक लाभ तो नहीं प्राप्त कर रहे हैं, किंतु आप ध्यान रखिए कि देश की तकनीकी विश्व भर में कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आने वाला समय और प्रौद्योगिकियों यानी टेक्नोलॉजीज पर ही डिपेंड होने वाला है। तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाईटेक होगी उतना ही ज़्यादा हमारे देश का विकास होगा और विश्व भर में हमारी एक अलग पहचान होगी। देखिए दूसरी बात, अंतरिक्ष को समझना। देखिए अंतरिक्ष में हम कुछ भी करेंगे इससे पहले हमें उसको समझना होगा। तो अगर हमने इस तरह के मिशन नहीं किए या इस तरह की हमने पहुंच नहीं बनाई तो हम अंतरिक्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं रख सकते, सौरमंडल के बारे में हम कोई जानकारी नहीं रख सकते। तो हमें एक तो पृथ्वी की बेहतर संरचना का नॉलेज होगा, जानकारी होगी, दूसरा चंद्रमा की बेहतर संरचना की जानकारी होगी। हाँ, प्रत्यक्षतः आर्थिक लाभ नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्षतः बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि जब विदेशी जो विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं उनसे हमें पहले से अलर्ट मिल जाएगा, पहले से हमारी चीज़ें अलर्ट मोड पर हो जाएंगी, जिससे हमारे देश पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं हो सकता। भविष्य में हमारा देश वर्तमान की तरह ही सुरक्षित रहेगा, इसलिए इस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि अभी हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे जो आपको बताना होगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे ल्यूपेक्स 4 की बात कर रहे थे। इसके अलावा चाइना का भी है, चाइना का चांग ई 5 2020 में प्रक्षेपित किया गया था, ये कोई चाइना का है। इसके अलावा ये आपसे क्वेश्चन में छोड़कर जा रहा हूँ, एक आप बताइए मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, एक क्वेश्चन ये। इसके पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हुए हैं ऑलरेडी से। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लिखिए अपने बताने के लिए, यानी कमेंट बॉक्स पर बताने के लिए कि चाइना जो चीन है वह अपने अंतरिक्ष यात्रियों को क्या नाम से पुकारता है, या अंतरिक्ष यात्री जो है चाइना के वो किस नाम से जाने जाते हैं। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहा जाता है, बस ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर। अगला आप क्वेश्चन बताइए मुझे, यह कथन किसका है कि दुनिया से बहुत दूर यहाँ मैं एक टिन के डिब्बे में बैठा हूँ, पृथ्वी का रंग नीला है और यहाँ कुछ भी नहीं जो मैं कर सकूं। यह कथन किसका है, एक तो आपको ये क्वेश्चन बताना है। और एक क्वेश्चन ये लिखिए, रॉकेट्स एंड पीपल्स नामक पुस्तक किसकी है, यह किसने लिखा है। थोड़ा सा आप लोग इस पर डिटेल में, अगर आप और चाहते हैं कि हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में और डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन, यानी कि भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या विश्व भर के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर डेडिकेटेड वीडियो, यानी जितने भी मिशन हुए हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित, उनको मैं आपके समक्ष लाऊं, तो कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। मैं अगला वीडियो जितने भी भारत के मिशन हुए हैं उन सबको एक साथ बताऊंगा। और अगर आप कहते हैं कि विश्व भर के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयासों को आप बताइए, तो डेफिनेटली मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको
ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी बातें क्लियर हो जाती हैं। और एक प्रश्न और, हाँ एक प्रश्न आपने लिख ही लिया है, पहले से लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे हमने प्रश्न आपको ऑलरेडी से दे दिए हैं। अब आज के लिए फिर इतना ही, बाकी की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्द फिर हम आपके समक्ष हाजिर होने वाले हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपके साथ फिर से बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।